हेलो दोस्तों, यूडीआर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम विजन पीटी वाले सीरीज में तीसरे चैप्टर की बात करेंगे जो है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या, इसमें जो पहला टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन संधियां और पहले। इसमें जो पहला संधि है वो है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। इसकी शुरुआत जो है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की 7वीं सभा में हुई थी। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में। जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की जो है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की पहली बैठक जो है वो वाशिंगटन डीसी में हुई थी, अमेरिका में। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में हुई थी। ठीक। आइए ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड यानी वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स के बारे में जान लेते हैं। इसका जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है कुनमिंग मार्टियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन को वित्त पोषित करना है। ठीक। अब कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के गोल्स और टारगेट देख लेते हैं। इसका क्या गोल है? इसमें 2050 के लिए 4 दीर्घकालिक गोल निर्धारित किए गए हैं। 4 दीर्घकालिक गोल कौन कौन से हैं? मानवीय कार्यों के कारण प्रजातियों की विलुप्ति को रोकना, लाभों का न्यायसंगत बंटवारा, जैव विविधता का संधारणीय उपयोग, ठीक है, यानी सस्टेनेबल यूज, प्रतिवर्ष $700 बिलियन के जैव विविधता फाइनेंस गैप को समाप्त करना। ठीक है। और इसका प्रमुख टारगेट क्या क्या है? इसमें जो है 2030 तक तत्काल कार्रवाई के लिए 2030 तक जो है 30% भूमि, अंतर्देशीय जल, समुद्री तटीय परिस्थितिकी तंत्र सुरक्षित किए जाएंगे। ठीक है। 2050 तक आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रवेश की दर को कम करना। जैसे भारत में जो आक्रामक विदेशी प्रजाति है वो सोनेरा 64 के साथ, गेहूं की एक प्रजाति थी सोनेरा 64 के साथ, जो है पार्थेनियम आया था, जो इस समय जो है किसानों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है। ठीक है। ऐसे ही प्रजातियों को जो है आक्रामक विदेशी प्रजातियां कहते हैं। वैश्विक खाद्य अपशिष्ट को आधा करना, उच्च जैव विविधता महत्व वाले क्षेत्रों को ह्रास को कम कर शून्य तक लाना, हर साल सरकार द्वारा दी जा रही $500 बिलियन की हानिकारक सब्सिडी में कमी लाना, जैव विविधता फाइनेंस गैप को कम करने हेतु प्रतिवर्ष $200 अरब का निवेश जुटाना। ठीक है। जैव विविधता फाइनेंस गैप कम करने के लिए कितने कितने निवेश जुटाना पड़ेगा? $200 अरब। अब ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड यानी जीबीएफएफ परिषद में सदस्यों के प्रतिनिधित्व कैसा रहेगा? विकासशील देशों से 16 सदस्य रहेंगे, विकसित देशों से 14, मध्य और पूर्वी यूरोप पूर्व सोवियत संघ के देशों से 2 सदस्य रहेंगे। ठीक। यानी टोटल 32 सदस्य रहेंगे इसमें। जीएफ में मूल दस्तावेज के अनुसार सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। मतलब ये जो 32 सदस्य हैं, इनमें जो निर्णय लिया जाएगा वो पूर्णतः सर्वसम्मति से लिया जाएगा। ये जो है ट्रस्टी के रूप में अपनी सेवाएं देगा। विश्व बैंक जो है ग्लोबल ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड में ट्रस्टी के रूप में सेवा देगा। इसकी स्थापना जो है निम्न तरह पे की जाएगी: पारदर्शिता के लिए दक्षता निर्माण पहल, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट फंड और विशेष जलवायु परिवर्तन निधि। ठीक है। धन और फंड का आवंटन इसमें कैसे होगा? जो 20% धनराशि जो है वह देशज लोगों 20% जो धनराशि है वह देशज लोगों और स्थानीय समुदाय द्वारा आरंभ की गई पहलों के समर्थन हेतु दी जाएगी। फिर लघु विकसित द्वीपीय देश हैं, और जो लघु विकसित द्वीपीय देश जो है उनकी सहायता प्रदान करने की प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक। इसके वित्त पोषण के स्रोत स्रोत क्या क्या होंगे? स्रोत हैं सरकारें, दान से प्राप्त राशि, ठीक, निजी क्षेत्र से प्राप्त राशि, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान। ठीक है। तो इसका जो है जीबीएफएफ का वित्त कोष किसके द्वारा होगा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, ये चीज याद करने वाली है, इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है वो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन में अपनाया गया था। ठीक। तो और आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें जो अगली चीज है वो है आईची जैव विविधता लक्ष्य। आईची जैव विविधता लक्ष्य क्या है? नगोया सत्र में जैव विविधता विषय के आईची जैव विविधता लक्ष्य जो है वो नगोया प्रोटोकॉल में, नगोया सत्र में
इस लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था, उसी को आईची लक्ष्य बोलते हैं। ठीक है, इसको इसकी जगह जो है जीबीएफएफ को लागू किया जाएगा। जो आईची जैव विविधता की समय सीमा थी वो कितनी थी, 2020। ठीक है, लेकिन जो जीबीएफएफ की समय सीमा कितनी है, 2050 तक। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। ठीक, इसके लिए 4 गोल्स 2030 तक के लिए 23 टारगेट निर्धारित किए गए हैं। 2050 तक के लिए 4 गोल्स है और 2030 तक के लिए 4 टारगेट निर्धारित किए गए हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, वैश्विक पर्यावरण सुविधा। ये सुर्खियों में क्यों था, ये जो है जलवायु जैव विविधता और प्रदूषण से जुड़े संकटों के प्रयासों में तेजी लाने के लिए 1.4 बिलियन डॉलर के वितरण को मंजूरी दी है। अब पर्यावरण वैश्विक सुविधा के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1991 में। ठीक, यह एक मात्र ऐसा बहुपक्षीय कोष है जो पर्यावरणीय समस्याओं के सभी पहलुओं पर काम करता है। ठीक है, सभी पहलुओं पर काम करता है। इसका उद्देश्य जो है क्या है, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, इंटरनेशनल वाटर तथा ओजोन क्षरण के क्षेत्र में काम करना है। ठीक है, इनकी समस्याओं से निपटना है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन कौन सी है, विश्व बैंक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। ठीक है, इसमें भारत सहित कितने देश है, 186 सदस्य देश है। और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की और अन्य पहले देख लेते हैं। ये जो है अल्प विकसित देश निधि और विशेष जलवायु परिवर्तन निधि का संचालन करता है। ठीक, ये जैव विविधता पर अभिसमय के प्रावधानों को अपनाने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कितने कितने तारीख को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 22 मई को। जीएफ जो है यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है 5 अभिसमयों के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में काम करता है। वो वित्तीय तंत्र कौन कौन से हैं, जैव विविधता पर अभिसमय सीबीडी, ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय, दीर्घ स्थायी जैविक प्रदूषणों पर स्टॉकहोम अभिसमय, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय और मरकरी पर मिनमाता अभिसमय। ठीक, देख लेते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है। इसका इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव यानी अनन्य संरक्षण पहल, ये जो है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी और कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जारी की जाती है। इन दोनों के द्वारा ये जारी की जाती है। इसके मुख्य बिंदु क्या है कि देशज लोगों के पास स्थलीय संरक्षित क्षेत्र का 40% और पारिस्थितिकी रूप से अक्षुण्ण भू क्षेत्र का 37% हिस्सा मौजूद है। ठीक है, और जो है इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव के बारे में देख लेते हैं। ये 2000 इसको जो है 2022 में ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ने समर्थन प्रदान किया था। इसका उद्देश्य क्या था, जो जैव विविधता वाले भू परिदृश्यों, समुद्री परिदृश्यों और प्रादेशिक क्षेत्रों तथा गैर प्रतिस्थापन योग्य पारिस्थितिकी तंत्र का जो है प्रबंधन सुनिश्चित करने बढ़ाने के लिए उनका समर्थन करना। ठीक, इसके 4 प्रमुख घटक हैं। आईसीआई के 4 प्रमुख घटक हैं। इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव के 4 प्रमुख घटक है। वो घटक कौन कौन से हैं, वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय लाभ पहुंचाने के लिए स्थानीय कार्यवाही, वैश्विक आईपीएलसी का क्षमता निर्माण, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण नीति में आईपीएलसी का नेतृत्व तथा कार्यवाही के लिए समावेशी संरक्षण ज्ञान। अब अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन। ठीक है, जो कोलंबिया के बोगोटा में ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन 2030 पर हस्ताक्षर किया गया। इसमें 11 देशों ने इसको अपनाया है जहां रिवर डॉल्फिन यानी नदी डॉल्फिन पाई जाती हैं। इसमें बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। कितने देश हैं टोटल, 11 देश हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है नदी डॉल्फिन की सभी प्रजातियों की आबादी में होने वाली गिरावट को रोकना तथा इनकी संख्या को बढ़ाना। मतलब मिला जुला के इस प्रजाति के ऊपर जो संकट है उसको मिनिमाइज करना, उसको कम करना और इनकी संख्या को बढ़ाना है। वर्तमान में मौजूद नदी डॉल्फिन की सभी प्रजातियों के संरक्षण हेतु वित्त पोषण एवं अन्य उपायों को तैयार करना। ठीक है, 5-6 डॉल्फिन की प्रजातियां पाई जाती हैं, उनके लिए वित्त पोषण और अन्य उपायों को तैयार करना है। नदियों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रयास करना है। जो नदी डॉल्फिन होती हैं यानी रिवर डॉल्फिन जो है ये मुख्यतः
साफ नदी में रहती हैं, ठीक है, क्लीन रिवर में रहती हैं। तो इसलिए इनको बचाने के लिए मेन काम है नदियों को साफ करना, बहुत जरूरी है, वरना ये बचेंगे नहीं। ठीक है, अब नदी डॉल्फिन के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये दुनिया के कुछ सबसे बड़ी नदी प्रणालियों के शीर्ष शिकारी हैं। ये नदी के स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण संकेतक भी हैं। ठीक है, 1980 के दशक के बाद इनकी आबादी में 73% की कमी आई है। कितने प्रतिशत की कमी आई है? 73%, यानी ये केवल 27% बचे ही हैं अभी। ठीक है, इसके वर्तमान प्रजातियां देख लेते हैं कौन कौन सी। जो पहली प्रजाति वो अमेजन नदी डॉल्फिन, इसे पिंक रिवर डॉल्फिन या बोटो भी कहते हैं। ठीक है, यह केवल मीठे पानी में पाई जाती है। जो अमेजन नदी डॉल्फिन है, जिसे पिंक रिवर डॉल्फिन भी कहते हैं, ये केवल मीठे पानी में पाई जाती है। इसकी आयुसीएन स्थिति एंडेजर्ड है। ठीक, गंगा नदी डॉल्फिन, इस प्रजाति को सूस भी कहते हैं। ठीक, अमेजन नदी डॉल्फिन को पिंक रिवर डॉल्फिन और गंगा नदी डॉल्फिन को सूस भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से भारत और बांग्लादेश के गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में पाई जाती है। इनकी भी स्थिति जो है एंडेंजर्ड है। ठीक है, सिंधु नदी डॉल्फिन, इसे भूलन भी कहा जाता है। ठीक है, ये पाकिस्तान और ब्यास नदी में पाई जाती है। पंजाब में सिंधु की एक सहायक नदी है। इनकी भी स्थिति एंडेंजर्ड है, यानी सभी जितनी प्रजातियां पाई जा रही है सबकी स्थिति जो है एंडेंजर्ड है। जो अमेजन नदी डॉल्फिन है, इसे पिंक रिवर डॉल्फिन कहते हैं। ये केवल मीठे पानी में पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगला जो है तुकुजी डॉल्फिन, ये ताजे जल की नदी डॉल्फिन प्रजाति है। यह ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और अमेजन नदी प्रणाली में पाई जाती है। ठीक, इरावदी नदी डॉल्फिन, यह दक्षिण दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के तटीय क्षेत्रों में, ठीक है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक, इरावदी या अय्यारवाड़ी म्यांमार, महाकम इंडोनेशिया, बोर्निया और मेकांग में पाई जाती है। ठीक, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर राइट्स, ये इसमें कुछ जो है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर राइट अधिनियम 2001 के बारे में जान लेते हैं। इस कानून का निर्माण जो है ट्रिप्स के समझौते के अनुच्छेद 273(3)(b) के तहत बनाया गया था। इस अधिनियम में पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ 1978 के उद्देश्यों के अनुरूप है। ठीक है, जो नई मौजूदा तक किसानों द्वारा विकसित किस्मों के संरक्षण प्रदान करने वाला दुनिया का एकमात्र जो है आईपीआर कानून है, पीबी। और पौधों के ब्रीडर्स के साथ किसानों के भी बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, इसमें जो इस अधिनियम का जो उद्देश्य है वो क्या है? पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के संबंध में किसानों के अधिकारों को मान्यता देना और उनकी रक्षा करना। इनके संरक्षण की विधि कौन सी है? जो वृक्ष और लताएं होंगे उनके लिए 18 वर्ष का है और अन्य फसलों के लिए 15 वर्ष का है। पहले से मौजूद किस्मों के लिए 15 वर्ष। ये भारत में जो ये काम करेगी, ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगी। और इसका मुख्य काम क्या होगा? जो नई पौधों की नई किस्मों का इजाद किया जा रहा है उनका पंजीकरण करना। ठीक, अब जो अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है इंटरनेशनल कन्वेंशन और इनिशिएटिव देख लेते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, विश्व धरोहर अभिसमन। विश्व धरोहर स्थल पृथ्वी के भूभाग के 1% से भी कम हिस्से में फैले हुए हैं। इसके बावजूद विश्व की कुल प्रजातियों का 1/5 से अधिक प्रजातियां मिलती हैं। ठीक है, विश्व धरोहर स्थलों के बारे में विश्व धरोहर अभिसमन 1972, ठीक, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 के तहत जो है सार्वभौमिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों को नामित किया गया है। इसमें जो क्षेत्र नामित किए गए हैं विश्व धरोहर अभिसमन 1972 के तहत, इनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। ठीक है, भारत में टोटल 42 विश्व धरोहर स्थल है इस समय। इसमें से जो है 42 में से 34 सांस्कृतिक हैं, 34 आपके कल्चरल हैं और 7 जो है नेचुरल हैं, 7 नेचुरल हैं और एक मिक्स्ड है, एक मिक्स्ड है। यह इसका सिद्धांत क्या है? विश्व धरोहर अभिसमन प्रकृति के साथ लोगों की अंतर क्रियाओं के तरीकों को मान्यता देता है तथा साथ ही यह लोगों की जरूरतों एवं प्रकृति के संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की बुनियादी आवश्यकता पर भी बल देता है।
इसके पक्षकार और कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी? भारत सहित 195 राष्ट्र जो है पक्षकार हैं, और विश्व धरोहर समिति जो है इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। इसके 5 रणनीतिक उद्देश्य कौन कौन से हैं? विश्वसनीयता, संरक्षण, क्षमता निर्माण, संचार और समुदाय। इन्हें 5C भी कहते हैं। ठीक, तो 5C में क्या क्या है? क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी, कम्युनिकेशन और कम्युनिटीज। ब्राजीलिया शिखर सम्मेलन, 3 बेसिन शिखर सम्मेलन क्या है? इसको जो है, इसका आयोजन कांगो की राजधानी ब्राज़ाविल में किया गया था। 3 बेसिन में कौन कौन से शामिल है? कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन और बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन। ठीक है, इस तीनों में जो है 80% उष्णकटिबंधीय वन और पृथ्वी के 2/3 जैव विविधता समाहित है, मौजूद है। ठीक, कांगो बेसिन में कौन कौन से देश है? इसमें कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, इक्वेटोरियल गिनी और गैबन में फैला हुआ है। अमेजन बेसिन दक्षिण अफ्रीका के 9 देशों में फैला हुआ है। सेफ्टी अक्रॉस एशिया फॉर ग्लोबल एनवायरनमेंट, सेफ्टी अक्रॉस एशिया फॉर ग्लोबल एनवायरनमेंट, इसको जो है संयुक्त राष्ट्र ने शुरू किया है, और इसकी समन्वयक संस्था जो है यूएन ऑफिस एंड ड्रग्स ऑफ क्राइम है। इसका जो उद्देश्य है, यह भविष्य में महामारियों की रोकथाम के लिए वन्य जीवों की तस्करी और प्रसूजन्य जूनोटिक रोगों के बीच संबंधों का पता लगाना। जूनोटिक रोग वो होते हैं जो जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं, उनको जूनोटिक रोग बोलते हैं। और सेफ प्रोजेक्ट के तहत जो सेफ्टी अक्रॉस एशिया फॉर ग्लोबल एनवायरनमेंट के तहत चुने गए आरंभिक देश कौन कौन से थे? चीन, थाईलैंड, वियतनाम और लाओस। ठीक, अब बेलम घोषणा पत्र क्या है? यह अमेजन सहयोग संगति संगठन के सदस्य देशों ने बेलम घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। बेलम ब्राजील का जो है एक शहर है। बेलम घोषणा पत्र कहां से संबंधित है? ब्राजील से। ठीक है, ये किससे संबंधित है? अमेजन सहयोग संधि संगठन से। अमेजन सहयोग संधि संगठन से। ठीक, यह एक अंतर सरकारी और सामाजिक पर्यावरणीय संगठन है। इसका गठन अमेजन सहयोग संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए किया गया है। इसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं? बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुआना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला है। ठीक है, इसमें निर्वनीकरण के खिलाफ अमेजन गठबंधन शुरू करने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ देख लेते हैं। इसमें वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग ने दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य पर 33वीं कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, यह जानवरों के स्वास्थ्य और सुधार के लिए अलग अलग देशों में काम करता है। इसकी उत्पत्ति का गठन जो है 1924 में रिंडरपेस्ट कैटर प्लेग फैल जाने के परिणाम स्वरूप किया। यह मुख्यतः उन जानवरों में फैलता है जो खुर वाले जानवर होते हैं, जिनके पैरों में खुर लगा होता है। ये इन्हीं जानवरों में फैलता है। इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है। इसका उद्देश्य जानवरों के रोगों पर जानकारी का प्रसार करना, जूनोसिस सहित इन रोगों को नियंत्रित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक तैयार करना। इसमें जो सदस्य देश हैं विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन में, टोटल 183 देश हैं। भारत भी इसका सदस्य देश है। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन क्या है? इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन ने वैकेटा पोर्पोइज के लिए अपनी पहली विलुप्त होने की चेतावनी जारी की है। ठीक है, ये जो है वैक्टिका पोर्पोइज जो है एक व्हेल है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। आईयूसीएन में इसकी स्थिति क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। यह केवल उत्तरी कैलिफोर्निया की खाड़ी में पाई जाती है। ठीक, अब इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन को जान लेते हैं। व्हेलिंग के विनियमन के लिए अंतरराष्ट्रीय अभिसमय 1946 के तहत एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य व्हेल स्टॉक के उचित संरक्षण के लिए प्रावधान करना। इसकी सदस्य भारत सहित जो है 88 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है अपना, वो है वन्य जीव और संरक्षण। इसमें जो है जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2022 में संशोधन करके नया जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या संशोधन किया गया है। ठीक,
इसमें जो है अधिनियम भारत को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय 1992 के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करेगा। ठीक है। इस अधिनियम में विकेंद्रीकृत त्रिस्तरीय विनियामक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ठीक। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, राज्य जैव विविधता बोर्ड, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड, जैव विविधता प्रबंधन समितियां, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है। यह अधिनियम जो है जैव विविधता के संरक्षण करने वाले और इससे संबंधित सृजनकर्ता और धारकों को लाभ साझा करने का प्रावधान करता है। विधेयक का महत्व क्या क्या होगा? यह औषधि और पादप की खेती को प्रोत्साहित करने करके वन्य औषधि पादपों पर पड़ने वाले दबाव को कम करता है। यह भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देता है। यह अनुसंधान, पेटेंट आवेदन प्रक्रिया, अनुसंधान परिणामों के हस्तांतरण की तीव्र ट्रैकिंग सुविधाजनक बताता है। यह राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना अधिक विदेशी निवेश की मार्ग खोलता है। इसमें जो है 2022 और 2023 में जो संशोधन किए उसमें अंतर देख लेते हैं। इसमें छूट के दायरे में वृद्धि की गई है। जो पहले छूट था वो जैविक संसाधनों के उपयोग के लिए विनियामक प्राधिकरण से पूर्व मंजूरी लेना या उससे सूचित करना अनिवार्य था। ठीक है। लेकिन जो नए वाले संशोधन हुए हैं इसमें संबंधित पंजीकृत आयुष चिकित्सकों, स्थानीय लोगों और समुदायों, जैव विविधता का बढ़ावा देने वाले कृषकों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जैविक संसाधनों के उपयोग हेतु पहले से सूचित करने में छूट प्रदान की गई है। यानी पहले जो है पूर्व सूचना लेना पड़ता था, लेकिन इसमें पहले से परमिशन नहीं लेना है, बाद में आप परमिशन ले सकते हैं करने के बाद। इसमें इस नियम में भारत से प्राप्त जैविक संसाधनों से जुड़े इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए आवेदन करने से पहले एनबीओ की मंजूरी लेना आवश्यक थी। ठीक है। लेकिन इसमें जो है संशोधित जो प्रावधान है उसमें आईपीआर प्रदान करने से पहले एनबीए की मंजूरी लेना पड़ेगा। ठीक है। आईपीआर के लिए आवेदन, न कि आईपीआर के आवेदन करने के पहले। लाभ साझा करना, इसमें जैविक संसाधनों और इससे संबंधित ज्ञान का उपहार स्थानीय समुदायों के साथ लाभ साझा करना अनिवार्य था। ठीक है। इसमें स्थानीय समुदायों के साथ लाभ साझा करने से छूट प्रदान की गई है। इसमें जो है 5 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान था। ठीक है। अब इसमें जो है नया वाला जो संशोधन है उसमें गैर आपराधिक बना दिया गया है। नियम के उल्लंघनों के मामले में कारावास के स्थान पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जुर्माने की राशि 1 से 50 लाख रुपए तक होगी। लगातार उल्लंघन की स्थिति में 1 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। यहाँ दंड निर्धारित करने वाला अधिकारी संयुक्त सचिव के स्तर के नीचे का रैंक नहीं होना चाहिए। मतलब जो जुर्माना निर्धारित करेगा वो संयुक्त सचिव के स्तर का होना चाहिए। अब संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कन्वेंशन के बारे में देख लेते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कन्वेंशन जो है कानूनी रूप से बाध्यकारी है, बहुपक्षीय संधि है। ठीक है। इसका उद्देश्य जो 1992 में 3 लक्ष्यों के साथ इसे तैयार किया गया था। 3 लक्ष्य कौन कौन से? जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता के घटकों को संधारणीय उपयोग करना, आनुवांशिक संसाधनों से प्राप्त लाभों का उचित न्यायसंगत साझाकरण करना। इसमें जो है टोटल 196 सदस्य हैं। भारत भी इसका पक्षकार है। अब भारत ने जो ये तीनों प्रोटोकॉल है उसकी पुष्टि की है। ठीक ठीक है। 3 प्रोटोकॉलों की पुष्टि की है। तीनों लक्ष्य को मानता है, 3 प्रोटोकॉलों की पुष्टि भी करता है। ठीक है। इसमें पहला प्रोटोकॉल कौन सा है? लाभ साझाकरण से संबंधित नगोया प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल एंड बेनिफिट शेयरिंग। जैव सुरक्षा से कार्टोजेना प्रोटोकॉल, कार्टोजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा से। ठीक। और देयताओं से संबंधित नगोया क्वालालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल। जो है पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर देख लेते हैं क्या है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पीपुल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर को अपडेट और सत्यापित करने के लिए गोवा में एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की गई। कहां से शुरुआत की गई है? पीपुल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर की, गोवा से। ठीक है। पीबीआर है क्या? यानी पीपुल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर जो है वो एक डॉक्यूमेंट है जो किसी विशेष क्षेत्र के
भूचित्र और जनसांख्यिकी सहित स्थानीय रूप से उपलब्ध जैव संसाधनों के बारे में व्यापक जानकारी देता है। इसका प्रावधान जो है जैव विविधता अधिनियम 2002 से लिया गया है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्ड तैयार करने के लिए जैव विविधता प्रबंधन समितियों के मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। जैव विविधता प्रबंधन समिति क्या होती है? इसमें एक अध्यक्ष होता है, स्थानीय निकायों द्वारा नामांकित 6 व्यक्ति होते हैं। ठीक है, इन सदस्यों में 1/3 महिलाएं होती है, 18% SC/ST समुदाय के व्यक्ति शामिल होते हैं। इसका कार्य क्या है बीएमसी का? यह अपने क्षेत्राधिकार के भीतर जैविक संसाधनों की पहुंच पर संग्रह शुल्क लगाने तथा पहुंच और लाभ साझाकरण करने का निर्धारण की शक्ति प्रदान करता है। वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022, इसमें जो है संशोधन किया गया है। वन्य जीव प्रणाली वस्तु का वाइल्ड लाइफ निपटान नियम, वाइल्ड लाइफ डिस्पोजल ऑफ वाइल्ड एनिमल आर्टिकल रूल 2023 में क्या ये नियम ऐसे वन्य जीव प्राणियों, वस्तुओं, अंगों आदि के निपटान का तरीका तय करते हैं जो किसी सरकार या केंद्र सरकार की परिसंपत्ति है। वन्य जीव संरक्षण के निर्देशन या मुख्य वन्य जीव वार्डन या केंद्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी अपने आदेश द्वारा ऐसी सरकारी परिसंपत्ति को नष्ट करने, जलाने का निर्देश दे सकता है। अभी आपको न्यूज में देखा होगा आपने, असम के मुख्यमंत्री ने वन हॉर्न राइनो का जितना भी सींग था उसको जला दिया सबके सामने। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इस चीज की जो क्या उपयोगिता थी उसको कम कम करने के लिए दिखाया गया है कि इसका कोई उपयोग नहीं है, इसको हम रास्ते पे जला सकते हैं। गठित समिति की उपस्थिति में नष्ट करने, जलाने की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। प्रजाति प्रजनक लाइसेंस नियम, यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2022 की अनुसूची 4 के परिशिष्ट 1 के अंतर्गत सूचीबद्ध किसी भी अनुसूचित नमूने की कैप्टिव ब्रीडिंग या कृत्रिम वनस्पतिक जनन आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में संलग्न लोगों के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए प्रक्रिया, शुल्क, पंजीकरण आदि निर्धारित किए गए हैं। इसमें जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 90 दिनों की अवधि के भीतर मुख्य वन्य जीव वार्डन के सामने लाइसेंस के लिए आवेदन करना आवश्यक है। अब इसमें नए प्रावधान क्या क्या है वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 में? इसमें जो पहले अनुसूचियों की संख्या थी 6 थी, अब उसको घटाकर कितनी की गई है? 4। 4 कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। 4 है। पहली अनुसूची जो है सबसे अधिक संरक्षण वाली जंतु प्रजातियां, दूसरे में सबसे कम संरक्षण वाली पशु प्रजातियां, तीसरे में पौधों की संरक्षित प्रजातियां और चौथे में साइट्स के अलग अलग परिशिष्ट में सूचीबद्ध प्रजातियां। ठीक, यही 4 पहले 6 अनुसूचियां थी, अब इसको बदल के 4 कर दिया गया है। भारत में बाघ संरक्षण, टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया, प्रोजेक्ट टाइगर के जो है अभी हाल ही में 50 साल पूरे हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो गए हैं। भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का भी शुभारंभ किया। 50 साल पूरे होने पर भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुरुआत किया है। इसमें पहली बार भारत ने 2019 में शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समूह के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? 7 बड़े विडाल वंशियों यानी बिग कैट्स जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया है। इसका लक्ष्य उपयुक्त 7 प्रजातियों के प्राकृतिक पर्यावास वाले 97 देशों के परस्पर सहयोग के लिए एक मंच पर एकजुट करना है। की समय सीमा जो है 800 करोड़ रुपए से अधिक गारंटी की धनराशि के साथ 5 वर्षों के लिए सुनिश्चित समर्थन प्रदान करेगा। अब प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में शुरू हुआ था। ठीक है, जब शुरू हुआ था तो इस समय उसमें 9 टाइगर रिजर्व थे और टाइगर रिजर्व के साथ शुरुआत किया गया था। ठीक है, इसमें इन सितु संरक्षण हेतु जो है बाघों के प्राकृतिक पर्यावास वाले राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत है। इसका उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्यों के लिए भारत में बाघों की सार्थक आबादी को बनाए रखना। इसके कार्यान्वयन एजेंसी जो है एनटीसीए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, जो एक वैधानिक निकाय है।
इसमें केंद्र सरकार और केंद्र सरकार राज्यों को सभी अनियमित मदों यानी नॉन रिकरिंग आइटम्स और नियमित मदों पर व्यय के लिए क्रमशः मतलब अनियमित मदों के लिए 60% और नियमित मदों के लिए 50% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों दोनों प्रकार के मदों के लिए 90% जो है केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अभी केंद्र सरकार ने जो है 1992 में शुरू हुए प्रोजेक्ट एलिफेंट का विलय जो है प्रोजेक्ट टाइगर में कर दिया गया है। ठीक है, जो नया नया प्रोजेक्ट है वो है प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन, पीटी एंड ई के नाम से एक नया डिवीजन बना दिया गया है। इस समय वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 55 टाइगर रिजर्व है। ठीक। एनटीसीए बाघों के आकलन के लिए एम स्ट्रिप्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस एम स्ट्रिप्स एप्लीकेशन का उपयोग करता है, जो निष्पक्ष निगरानी और मूल्यांकन के लिए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन फ्रेमवर्क तैयार किया गया है टाइगर रिजर्व की निष्पक्ष निगरानी के लिए। ठीक है। अब भारतीय बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में जान लेते हैं। यह एक फ्लैगशिप स्पीसीज है। इसे भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। बाघों की सर्वाधिक आबादी भारत में पाई जाती है, साथ ही इनकी कुछ आबादी बांग्लादेश यानी भारत से सटे पड़ोसी देशों में नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार में भी पाई जाती है। ठीक। बा इसकी इनकी आबादी जो है हिमालयी क्षेत्रों में मैंग्रोव दलदल में लंबी घास वाले मैदान में शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वनों के साथ सदाबहार और शोला वन में शामिल है। बाघ जो है एक अम्ब्रेला प्रजाति है और कीस्टोन प्रजाति है। ये खाद्य श्रृंखला में शीर्ष शीर्ष पर स्थित पशु है। तो कीस्टोन प्रजाति क्या होता है? कीस्टोन प्रजाति अपने पर्यावरण के संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को व्यापक पैमाने पर प्रभावित करती है। मतलब अगर ये खत्म हो गए तो पूरा इकोसिस्टम जो है चेंज होने का पूरा पूरा चांस रहता है। अम्ब्रेला प्रजाति क्या होती है? अम्ब्रेला प्रजाति और कीस्टोन प्रजाति आमतौर पर एक ही माना जाता है। हालांकि दोनों के बीच मुख्य अंतर यह है कि अम्ब्रेला प्रजाति के प्राकृतिक पर्यावरण क्षेत्र काफी विस्तृत होते हैं। अम्ब्रेला प्रजाति मुख्य रूप से दूर दूर तक प्रवास करने वाले प्राणियों में शामिल होते हैं और जो अपने प्रवास के दौरान आसपास के लैंडस्केप को प्रभावित करते चलते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एनटीसीए के बारे में। ऊपर हम थोड़ा थोड़ा एनटीसीए के बारे में जान चुके हैं। एनटीसीए जो है 2006 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन कर इसको सांविधिक निकाय के रूप में गठित किया गया था। ठीक। इसकी स्थापना जो है टाइगर फोर्स की सिफारिश पर 2005 में की गई थी। इसकी संरचना में जो है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन के राज्य मंत्री जो है इसके उपाध्यक्ष होते हैं और संसद के 3 सदस्य होते हैं। ठीक। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन के सचिव तथा अन्य सदस्य। इसको जो लागू करने वाला मंत्रालय है वो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। इसका उद्देश्य क्या है? ये इसको सांविधिक प्राधिकार या मान्यता प्रदान करता है, टाइगर रिजर्व के प्रबंधन और केंद्र और राज्यों की जवाबदेही को बढ़ाता है, बाघ संरक्षण की दिशा में संसदीय निरीक्षण सुनिश्चित करता है और टाइगर रिजर्व के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों के आजीविका से जुड़े हितों का समाधान करता है। अब आइए हम देख लेते हैं भारत में बाघ, सह परभक्षी और शिकार स्थिति रिपोर्ट। स्टेटस ऑफ टाइगर क्रो प्रेडेटर एंड प्रे इन इंडिया। बाघों की आबादी की उच्चतम सीमा 3,925 अनुमानित की गई है और उनकी औसत संख्या 3,682 है। ठीक। उच्चतम सीमा कितनी है? 3,925 और औसत संख्या कितनी है? 3,682। 2018 में जो बाघों की संख्या थी वो थी 2,967 और लेकिन अभी कितनी हो गई? 3,682 2022 में। बाघों में सबसे अधिक संख्या जो पाई जाती है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, फिर उसके बाद कर्नाटक में, फिर उत्तराखंड में, फिर महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। यानी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र
और तमिलनाडु में। ठीक। और बाघों की जो न्यूनतम संख्या पाई जाती है वो नागालैंड में 0 बाघ पाया जाता है, मिजोरम में भी 0 पाया जाता है, झारखंड में 1 पाया जाता है। ठीक। ये औसत संख्या है। जो बाघों की सर्वाधिक संख्या वाले रिजर्व है, जो टाइगर रिजर्व है, उसमें जिम कार्बेट में 260 बाघ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक। और बांदीपुर कर्नाटक में, उसके बाद नागरहोल में, फिर बांधवगढ़ में, फिर दुधवा में। बाघ विहीन मतलब दंपा मिजोरम जो था वहां पे एक भी बाघ नहीं पाया जाता है। कामलंग अरुणाचल प्रदेश में इस बार के रिपोर्ट में एक भी बाघ नहीं है। कवाल तेलंगाना में, सतकोशिया जो उड़ीसा में है, सहाद्री महाराष्ट्र में, इनमें एक भी बाघ नहीं पाए गए हैं। बाघ संरक्षण संबंधित अन्य सुर्खियों को देख लेते हैं। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण ने जो है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को जो है स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। देश का 55वां टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है। देश का 55वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। और जो 54वां था वो है वीरांगना वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये 54वां था। 55वां जो है वो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। जो टाइगर रिजर्व को अधिसूचित करते हैं वो राज्य सरकार अधिसूचित करती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(5) के तहत और एनटीसीए की सलाह पर अधिसूचित किया जाता है। जो 56वां जो टाइगर रिजर्व होगा वो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो राजस्थान में है, वो 56वां टाइगर रिजर्व होगा। अभी इसकी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। ये धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के बारे में जान देते हैं। ये मध्य प्रदेश की सीमा से लगे पूर्वी राजस्थान के धौलपुर और करौली जिले में है। इन्हीं जिलों के नाम पे इसका नाम भी है, धरौली, धौलपुर और करौली टाइगर रिजर्व। 55वां टाइगर रिजर्व है भारत का। इसके अलावा जो है राजस्थान में अभी तक 5 टाइगर रिजर्व हैं। जो अन्य टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी। इसमें नदी, चंबल नदी इसके समीप बहती है। वन उष्णकटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट। भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय बाघ स्थानांतरण परियोजना जो है वो फेल हो गई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 2018 में बाघ स्थानांतरण परियोजना की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की शुरुआत कब की गई थी? 2018 में। इसमें जो है क्या किया गया था कि कान्हा टाइगर रिजर्व से एक बाघ जिसका नाम महावीर था, और बांधवगढ़ से एक बाघिन सुंदरी को उड़ीसा के सतकोशिया टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया था। लेकिन जो है ये परियोजना जो है विफल हो गई। इसमें कारण क्या था इसके कम कम होने का? कि बाघों के लिए शिकार की कम उपलब्धता, कर्मचारियों में आवश्यक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की कमी, बाघों के लिए पर्याप्त सुरक्षा का अभाव, और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत निर्धारित प्रदान की गई धनराशि का अन्य उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग करना, बाघ और मानव के बीच संघर्ष आदि। आयुसीएन का एकीकृत बाघ पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम। ठीक है, यानी आप बाघ कार्यक्रम, आयुसीएन का एकीकृत बाघ पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड टाइगर, क्या है ये? इन इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम। ठीक है, यानी आप बाघ कार्यक्रम इसका नाम दिया गया है। ये क्या है देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम के कार्यक्रम के चरण 4 में कॉल फॉर कॉन्सेप्ट नोट्स लॉन्च किया गया है। अगर पूछे क्वेश्चन में कि कॉल फॉर कॉन्सेप्ट नोट्स किससे संबंधित है, तो ये जो है बाघ संरक्षण से संबंधित है। इसके चरण 4 के कार्यक्रम का विस्तार करते हुए अन्य पैराथाइन प्रजातियों, विशेष रूप से तेंदुए और क्लाउड लेपर्ड को शामिल किया जाएगा इसमें। ठीक। तो कॉल फॉर कॉन्सेप्ट नोट्स में क्या है? इसमें जो है तेंदुए और क्लाउडेड लेपर्ड को शामिल किया जाएगा। अब आइए जान लेते हैं प्रोजेक्ट चीता के बारे में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीता परियोजना की निगरानी के लिए चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया है।
CPSC चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया है। इस समिति में जो है 11 सदस्य होंगे। ठीक है। इस समिति का मुख्य कार्य जो है चीता परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना और 2 साल तक प्रभावी रहेगी। यह समिति 2 साल तक प्रभावी रहेगी। ठीक, 11 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। इसका मुख्य कार्य होगा चीता परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना। हाल ही में जो है मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में नामीबिया से कुछ चीते लाए गए थे। ठीक है, जिसमें उसमें शावकों के जो बच्चे पैदा हुए थे उनकी मौत हो गई थी। इसीलिए जो है एनटीसीए ने चीता प्राधिकरण की स्थापना की है। अब प्रोजेक्ट चीता के बारे में देख लेते हैं। हाँ, अगले 5 वर्षों में देश के अलग अलग राष्ट्रीय उद्यानों के में कम से कम 50 चीतों का पुनर्वास किया जाएगा। इसमें से अधिकतर चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे। ठीक है। इस योजना का क्रियान्वयन एनटीसीए करेगी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण करेगी। इसका वित्त पोषण जो है प्रोजेक्ट टाइगर के साथ साथ प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण कैंपा से भी प्राप्त होता है। ठीक है। इसका उद्देश्य है चीतों को फिर से भारत में बसाना, जो कि 1954 में चीते जो है भारत से पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे। 1952 में। 1947 में के बाद देश में विलुप्त होने वाली एकमात्र बड़ी जंगली स्तनधारी प्रजाति है ये। इसमें जो है जो चीते लाए गए थे नामीबिया से 8 लाए गए थे और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में फिर से बसाने के लिए लाया गया था। इसलिए मतलब टोटल 20 लाए गए थे। अफ्रीकी चीते और एशियाई चीते के बारे में अंतर देख लेते हैं। अफ्रीकी चीते जो है वो अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। और जो एशियाई चीता है यह ईरान में केवल गिने चुने हिस्सों में ही बचा हुआ है। एशियाई चीते की तुलना आकार में बड़े होते हैं और इनका शरीर अपेक्षाकृत बड़ा तथा पैर और गर्दन मजबूत होते हैं। ठीक, ये अफ्रीका चीतों की तुलना में थोड़े छोटे पतले होते हैं। इनकी गर्दन काफी छोटी पतली तथा पैर भी पतले होते हैं। विशाल पर्यावरण के कारण आहार में विविधता है। आहार के सीमित स्रोत हैं, विशेषकर मध्यम आकार के चिकारा, गजेल और इत्यादि। अफ्रीका चीते की विशेषताएं देख लेते हैं। ये दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय स्तनधारी है। इसकी स्पीड जो है 80 से 128 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होती है। ये दिन में शिकार करते हैं। शेर, बाघ और तेंदुआ जगुआर जो है दहाड़ते हैं, लेकिन चीता दहाड़ता नहीं है। ठीक, इनका गर्भकाल जो है वो 93 दिनों का होता है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे पहले हाथी का गर्भकाल पूछ चुका है यूपीएससी में। अगला जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत के राष्ट्रपति ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर रिजर्व, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में गज उत्सव में भाग लिया। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने पर जो है इसको मनाया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट के किनारे यानी गोलाघाट और नौगांव के किनारे पर स्थित है। काजीरंगा के उत्तर और में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है और दक्षिण में कार्बी आंगलांग पहाड़ियां स्थित हैं। ये जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। इसे 2006 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। ठीक, इसमें नदियां कौन कौन सी? ब्रह्मपुत्रा, दिफ्लू, मोरा, धनसिरी। इसमें वन इसमें प्राणी कौन कौन से पाए जाते हैं? भारतीय गैंडा, बाघ, चीता और हाथी। कुंभी और पेड़ कौन कौन से हैं? कुंभी, आंवला, कॉटन ट्री, एलिफेंट एप्पल आदि पाए जाते हैं। जो देश का सबसे बड़ा टाइगर एलिफेंट रिजर्व है वो मैसूर हाथी रिजर्व है। ठीक, देश का सबसे बड़ा हाथी रिजर्व कहाँ है? मैसूर में। हाथी परियोजना के बारे में जान लेते हैं। यह इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा और क्लाइमेट चेंज। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक, भारत में टोटल जो है 33 हाथी रिजर्व हैं। टोटल कितने हाथी रिजर्व हैं? 33। जो सबसे बड़ा है वो मैसूर हाथी रिजर्व है। सबसे ज्यादा जो हाथी रिजर्व है वो
तमिलनाडु और असम में है। सबसे ज्यादा हाथी रिजर्व कहाँ पे है? तमिलनाडु और असम में पांच पांच है। उसके बाद जो है केरल में चार है, उड़ीसा में तीन है। सबसे बड़ा हाथी रिजर्व बता चुके हैं पहले, मैसूर हाथी रिजर्व है। ठीक। भारत में हाथी गलियारे भी है, दो हाथी गलियारे हैं। पश्चिम बंगाल में हाथी गलियारे की संख्या सबसे अधिक है, और भारत और नेपाल के बीच छह राष्ट्रपारी हाथी गलियारे हैं। ठीक। भारतीय हाथी के बारे में जान लेते हैं। यह अत्यधिक बुद्धिमान प्राणी है। ठीक है। ये जटिल व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, यानी ये दुख और करुणा भी महसूस करते हैं। इनके झुंड का जो नेतृत्व होता है वो सबसे बड़ी हथिनी करती है। ठीक है। इनका गर्भकाल 18 से 22 महीने का होता है। हाथी प्रतिवर्ष मस्त अवस्था में गुजरते हैं। इस दौरान नर हाथी 30 वर्ष से अधिक आयु के मादाओं की तलाश करते हैं। कुमकी हाथी। कुमकी हाथी क्या है? कुमकी भारत में कैप्टिव एशियाई हाथियों के इस्तेमाल किए जाने वाला एक शब्द है। इन्हें जंगली हाथियों को नियंत्रित करने के ऑपरेशन में इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक। अब एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथी में अंतर जान लेते हैं। एशियाई हाथी की स्थिति जो है वो इंडेंजर्ड है। ठीक। और जो अफ्रीकी हाथी में सवाना हाथी हैं उनकी स्थिति इंडेंजर्ड है, और जो वन हाथी उनकी स्थिति क्रिटिकल है। ठीक। ये छोटे आकार के होते हैं। एशियाई हाथी जो है छोटे आकार के होते हैं। इनका वजन जो है अफ्रीकी हाथी से कम होता है, और अफ्रीकी हाथी जो है बड़े आकार के होते हैं। इनका कान जो है गोलाकार और छोटे कान होते हैं, और अफ्रीकी हाथी के कान जो है वो बड़े और पंखाकार होते हैं। त्वचा जो है एशियाई हाथी की मुलायम होती है, और अफ्रीकी हाथी की त्वचा पर अधिक झुर्रियां होती हैं। का माथा जो है जुड़वा और गुंबद वाला सिर होता है एशियाई हाथी का, और एकल गुंबदी सिर होता है जो है अफ्रीकी हाथी का। इसमें एशियाई हाथी में केवल कुछ में ही दांत होते हैं, हथिनियों के दांत नहीं होते हैं, केवल मूल प्राथमिक दांत पाए जाते हैं। अफ्रीकी हाथी और हथिनी दोनों के दांत होते हैं। ठीक है, यानी जो इसीलिए क्रिटिकल स्थिति में है। हाथियों का दांत दांत जो है बहुत ज्यादा काट के उनको बेचा जाता है। अब हाथी गणना 2017 देख लेते हैं। इसके अनुसार जो है भारत में 29,964 कुल कितने हाथी हैं? लगभग 30,000 के करीब हाथी हैं। कर्नाटक में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक। इसके बाद असम और केरल में है। केरल में कितने टाइप एलिफेंट रिजर्व थे? चार, और असम में पांच। असम और कर्नाटका में पांच पांच है। इनका खतरा, इनके पर्यावरण को खतरा क्या? मानव हाथी संघर्ष, पर्यावरण को क्षति, उनके कई हिस्सों में बढ़ जाना, अवैध शिकार, कम और अलग अलग आबादी होने के कारण आनुवंशिक जीवन क्षमता की हानि आती। हाथियों की सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? रेल रेल मतलब जो रेल की पटरियां हैं, वो कहीं कहीं जंगलों के बीच से गुजरी हैं, तो ये हाथियों के रास्ते में आती हैं। तो इसे इनको रोकने के लिए जो है एआई आधारित सेंसर सिस्टम गजराज तैनात किया गया है। ठीक है। हाथियों की गणना जो है प्रत्येक 5 साल पर की जाती है। ठीक। असम में देसी प्रजाति के पेड़ लगाए गए हैं, आंवला, बेल, गम्हारी, जामुन, बुमरा, अर्जुन आदि। टर्मिनेलिया अर्जुना, अर्जुन का साइंटिफिक नेम जो है वो टर्मिनेलिया अर्जुना है। अब स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है? इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट 2023 जारी किया है। इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन को 1991 में इंटरनेशनल ब्लैक राइनो फाउंडेशन के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक। जो राइनो की प्रजाति है, इसमें व्हाइट राइनो जो है नियर थ्रेटेंड स्थिति में है। ठीक। एक सींग वाला गैंडा जो असम में पाया जाता है वो वनरेबल स्थिति में है। ब्लैक राइनो जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जावाई गैंडा जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। सुमत्राई गैंडा जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक। वर्तमान में जो है इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन की सभी पांच जीवित गैंडा प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कार्य करता है। ठीक है। भारत और नेपाल में, जो भारत और नेपाल है उसमें एक सींग वाला गैंडा या आबादी जो है लगातार बढ़ रही है। इसे भारतीय गैंडा भी कहा जाता है। लगातार अवैध शिकारों के बावजूद काले गंडा की भी आबादी बढ़ रही है। ठीक।
गैंडा जो है, दुनिया में गैंडों की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें 3 प्रजातियां एशिया में पाई जाती हैं, जो है ऊपर हम लोग देख चुके हैं उनकी आयुसीन स्थिति। नीचे जो है 3 प्रजातियां हैं, सुमात्रन गैंडा, जावा गैंडा और भारतीय गैंडा। राइनो की 2 प्रजातियां अफ्रीका में पाई जाती हैं, ठीक, सफेद गैंडा और काला गैंडा। गैंडों की जो सींग होती है वो किससे बनी होती है? कैरोटीन से। जैसे इंसान के नाखून जो है कैरोटीन से बने होते हैं, और ये प्रतिवर्ष 7 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं। अब आइए भारतीय गैंडे के बारे में जान लेते हैं। भारतीय गैंडा जो एशिया की सबसे बड़ी राइनो प्रजाति है। एशिया में 3 प्रजातियां पाई जाती हैं गैंडों की, उसमें से सबसे बड़ी है। यह अकेले रहते हैं, बस मादाएं अपने छोटे बच्चों के साथ रहती हैं। नर गैंडे अपनी पसंदीदा पर्यावरण पर अधिकार करने के लिए हिंसक लड़ाई लड़ते हैं। जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी, ये कीचड़ में जो है, कीचड़ युक्त जल यानी दलदली जल में रहते हैं। इनकी चमड़ी पर कीचड़ जमा हो जाता है, जिससे उन्हें गर्मी कम हो जाती है। इनका ये बहुत फर्तूले होते हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज गति से दौड़ सकते हैं। इनका शिकार जो है वो इनके सींग के लिए किया जाता है। ठीक। गैंडों की वैश्विक आबादी का 71% 2022 की गणना के अनुसार असम में पाया जाता है। ठीक है, 2022 में जो गणना हुई थी उसमें गैंडों की वैश्विक आबादी का जो है 71% जो है असम में पाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक गैंडे पाए जाते हैं। गैंडों के संरक्षण के लिए और क्या क्या उपाय किया गया है? राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण रणनीति 2019 घोषित की गई थी। एशियाई गैंडों पर नई दिल्ली घोषणा पत्र 2019 जारी किया गया था। इंडियन राइनो विजन 2020 शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत जो है असम वन विभाग, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इंडिया और इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन का एक संयुक्त कार्यक्रम है। अब अगला जो टॉपिक है वो गिद्धों के लिए हानिकारक दवाओं पर प्रतिबंध, बैन ऑन ड्रग्स हार्मफुल फॉर वल्चर। ये सुर्खियों में इसलिए रहा कि औषधि तकनीक सलाहकार बोर्ड ने यानी डीएटीबी ने गिद्धों के लिए हानिकारक 2 और दवाओं को, पहले जो दवा बैन थी वो डिक्लोफेनेक थी, और 2 दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। इसमें जो है कौन कौन सी दवा है? केटाप्रोफेन और एसिक्लोफेनॉक। ठीक। पहला वाला था डिक्लोफेनेक, अब जो दो और अनुशंसा की गई है बंद करने के लिए, इसमें केटाप्रोफेन और एसिक्लोफेनाक। डीटीएबी जो है दवाओं से संबंधित तकनीकी मामलों पर निर्णय लेने वाला सर्वोच्च वैधानिक निकाय है। यह केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का हिस्सा है। ठीक है, दवाओं पर प्रतिबंध के बारे में जो है देख लेते हैं। ये केटोप्रोफेन और एसी एसिक्लोफेनॉक है क्या? केटोप्रोफेन, एसिक्लोफेनॉक और डाइक्लोफेनॉक और नीमोस्लाइड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवाएं हैं। इसका उपयोग जो है पशुओं के इलाज के लिए किया जाता है। ये दवाएं गिद्धों और अन्य शिकारी परिस्थितियों के लिए हानिकारक होती हैं। इसमें से डाइक्लोफेनेक जो है भारत में पहले से ही प्रतिबंधित है। जैसे कि हम जानते हैं जो गिद्ध होते हैं वो डेट्रीवोरस होते हैं, यानी मरे हुए जीवों को खाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो पशुओं को जो ये सब दवाई दी जाती है, डिक्लोफेनेक और अ, डिक्लोफेनेक और कौन कौन सी 2 दवा थी? डिक्लोफेनेक और क्रोटोप्रोफोन और एसिक्लोफेनॉक। ये क्या होती हैं? ये फूड चेन में घुस फूड चेन में प्रवेश कर जाती हैं। तो जब गिद्ध जो है मरे हुए जानवरों को खाते हैं तो इनका जो है पूरी तरह से इनका उपापचय नहीं हो पाता है, और ये इनके गुर्दे और किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे गिद्धों की संख्या कम होती जाती है। भारत में गिद्धों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? कुल 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं इसको। पहली जो प्रजाति है वो है व्हाइट रम्ड वल्चर। ये व्हाइट रम्ड वल्चर है। स्लेंडर बिल्ड वल्चर, एक इंडियन वल्चर, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। रेड हेडेड वल्चर, बियर्डेड वल्चर, ये नियर थ्रेटेंड की आयुसीन स्थिति में है।
सिनेरियस वल्चर, ग्रिफिन वल्चर, इजिप्शियन वल्चर और हिमालयन ग्रिफिन। तो ये 9 प्रजातियां थी जो गिद्धों की पाई जाती हैं भारत में। अब देख लेते हैं लाल चंदन की लकड़ी के निर्यात संबंधी नीति, एक्सपोर्ट पॉलिसी फॉर रेड सैंडलवुड। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्यरत विदेश व्यापार महानिदेशालय ने निजी कृषि भूमि से प्राप्त लाल चंदन की लकड़ी को निर्यात के संबंधित नीति में संशोधन किया गया है। इसमें क्या क्या संशोधन किया गया है? यह डीजीएफटी ने विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम 1992, विदेश व्यापार नीति 2023 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत यह संशोधन जारी किया गया है। यह आयात पर विदेश व्यापार नीति के तहत लाल चंदन का जो है आयात प्रतिबंधित है, जबकि इसका निर्यात निषिद्ध है। 2019 में लट्ठे या जड़ों के रूप में लाल चंदन के निर्यात की अनुमति देने के लिए अपनी निर्यात नीति में संशोधन किया था। इस अनुमति तभी दी जा सकती थी जब लाल चंदन विशेष रूप से निजी कृषि भूमि से प्राप्त किया गया हो, यानी ये नेचुरली जंगल में नहीं मिलता हो। ठीक है। हाल ही जो इसमें अलग से संशोधन किया गया है, अगला संशोधन जो है वो इसमें ये किया गया है कि कृत्रिम रूप से उत्पादित किए गए और उगाए गए लाल चंदन के निर्यात का वार्षिक कोटा जंगली सैंपल पर सूर्य निर्यात कोटा है। ठीक है। लाल चंदन के बारे में जान लेते हैं। इसकी आयुसीएन स्थिति जो है एंडेंजर्ड है। भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 4 में सूचीबद्ध है। साइट्स के परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध है। ठीक है। यह भारत में जो है स्थानिक वृक्ष प्रजाति है। भारत के पूर्वी घाट में सीमित भौगोलिक क्षेत्र में उगता है। ये पेड़ आंध्र प्रदेश के वनों में अलग अलग इलाकों में प्राप्त होते हैं। इसका पेड़ जो है चंदन अगर आप आज लगाएंगे तो आपको 25 से 40 वर्ष बाद ये तैयार होने में लगते हैं। सूखा सहिष्णु वृक्ष प्रजाति है। इसमें अल्मुग, सैंडलवुड, रेड सैंडल्सवुड, रेड सैंडल्स, येरो चंदनम, रक्ता चंदना भारतीय है। ये लाल चंदन, रगत चंदन, रुक्तो चंदन, उंडम चंदन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। इनकी मांग इसलिए होती है कि इनका जो है चिकित्सकीय गुण के रूप में मांग भी, इनका जो है सौंदर्य प्रसाधनों में भी उपयोग किया जाता है, दवा बनाने में भी उपयोग किया जाता है और जो महंगे महंगे फर्नीचर होते हैं उनका बनाने में उपयोग किया जाता है। अब इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, ये सुर्खियों में क्या था कि जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच ने आक्रामक विदेशज प्राणी प्रजातियों और उनके नियंत्रण पर आकलन रिपोर्ट जारी किया है। पहले देख लेते हैं विदेशी प्रजातियां होती क्या हैं। ये तीव्र गति से प्रजनन एवं वृद्धि करने में सक्षम होती हैं। ठीक। इनमें अपना प्रसार करने की उच्च क्षमता होती है। इनमें नई परिस्थितियों के साथ भौतिक रूप से अनुकूल होने की क्षमता होती है। इनमें अलग अलग प्रकार के आहार एवं भिन्न भिन्न प्रकार की पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता होती है। ठीक है। मतलब जैसे सोनेरा 64 जब इन रिवोल्यूशन के समय अमेरिका से आया था तो उसके साथ पार्थेनियम आया था। सोनेरा 64 आया था तो उसके साथ पार्थेनियम आया था जिसको गाजर घास कहते हैं। एक तो वो क्या हुआ सोनेरा 64 का फसल बोने के बाद जो है अब उसी समय से 1964 से ही भारत में पार्थेनियम बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। आज अगर आप कहीं भी भारत के किसी भी हिस्से में निकल जाएंगे तो आपको गाजर घास हर जगह दिख जाएगा। ऐसी स्पीसीज को जो है पार्थेनियम स्पीसीज मतलब इन्वेजिव स्पीसीज कहते हैं, क्योंकि ये जो है इनको उगने के लिए दशाएं जो है बहुत अनुकूल नहीं चाहिए होती है, किसी भी दशा में हो जाते हैं। ठीक है। यही है इन्वेजिव स्पीसीज। अब आइए कुछ इन्वेजिव स्पीसीज जो न्यूज में रहे उनको देख लेते हैं। प्रोपिस चिलेंसिस, ये जो है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में 21 देशों में देशज वनस्पति के नुकसान पहुंचा रहा है। भारत की पहली समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व जो है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, भारत की पहली बायोस्फीयर रिजर्व प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व है। यह आर्कटिक प्रदेश से प्रवेश करने वाले तटीय पक्षियों एवं शुष्क क्षेत्रों के सूखा प्रतिरोधी वृक्ष है।